नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी मंशा है चुनाव को लेकर। तो वहीं एक तरफ जहां बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में खलबली मच गई। दरअसल कल तक बाकी लोग कांग्रेस की रणनीतियों पर सवाल उठाते थे, लेकिन अब खुद कांग्रेस सांसद ने कांग्रेस की रणनीतियों पर सवाल उठाया है। दरअसल कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कांग्रेस की रणनीतियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कांग्रेस से साफ करने के लिए कहा है कि उनकी रणनीति क्या है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी तय करने को कहा है कि वो गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर अकेले चलेंगे। तो वहीं उन्होंने संगठन में भी बदलाव करने को कहा है। आखिर कांग्रेस के ही सांसद ने कांग्रेस से ऐसी ऐसी बातें पूछ ली है जो कि कांग्रेस आलाकमान से पूछने की किसी को हिम्मत नहीं। इसके बाद से तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य क्या होने वाला है अब। और वहीं सवाल गठबंधन पर भी उठ रहा है। क्या गठबंधन आगे भी बरकरार रहेगा या फिर बिहार में चुनाव से पहले कोई बड़ा उलटफेर हो जाएगा? तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, सुमित शशांक जी प्रवक्ता बीजेपी, हसनैन कैसर जी प्रवक्ता कांग्रेस, प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता आरजेडी, मोहन कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन धन्यवाद। उससे पहले जो तारिक अनवर ने जो एक्स पर पोस्ट करके अपनी मंशा जाहिर की है, जो सवाल उठाया है, उस पर तमाम बयानबाजियां भी होने लगी है। तो चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इस पर अच्छा नहीं है कोई टीका टिप्पणी। लेकिन जब आप पूछ ही दिया है तो आपको मालूम है, जब हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन का उन्होंने गठन करवाया, उस समय में जब महागठबंधन एक शीर्ष पर जा रहा था, तो उस समय सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कुछ सोचा नहीं। ये स्वार्थ के गठबंधन बिखर गए, जिसका परिणाम उनको सामने दिखाई पड़ रहा है। और कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमज़ोर है, राहुल गांधी, जो संभव नहीं है कि वो जीत दिला सकें। और राहुल गांधी को हटा करके ही कोई राजनीतिक परिवारवाद वंशवाद के लोगों से जब मुक्त होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा किसी भी पार्टी का। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी जो महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, हम सबका एक ही राय होनी चाहिए कि आप अगर आपकी चाहत है कि देश से भाजपा और आरएसएस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो हम सब मिलकर एकत्रित होकर और जिस तरह से महागठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन अलायंस बना है, उसी के तर्ज पर हम लोग को काम करना चाहिए। तो सुना आपने किस कदर बयानबाजियां हो रही है, सबकी अपनी अपनी राय। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं हसनैन कैसर जी का। हसनैन जी, आपके सांसद ने जो बयान दिया है, आप उस बयान से कितने इत्तेफाक रखते हैं? यानी जो पोस्ट किया है उन्होंने, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस को अपनी रणनीतियों में बदलाव की जरूरत है? देखिए सबा जी, सबसे पहले आपका जी धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया है, बहुत ही अच्छे विषय पे बातचीत के लिए। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि तारिक अनवर साहब जो है बहुत पुराने लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं हम्म और कांग्रेस के बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे रह चुके हैं, महासचिव भी थे, अभी एमपी भी हैं और जो है हमारे जो आला कमान है उनसे अच्छा उनका समन्वय है। जी उन्होंने जो बातें कही हैं, जो ज़ाहिर है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई भी व्यक्ति इस तरह की राय देगा क्योंकि हमारे पार्टी में हम्म, राजशाही नहीं है, हमारे पार्टी में यूनिलैटरल टॉक्स नहीं होते हैं, एक इनफ्लो जो एक एक आदमी कह रहा है सब उसको फॉलो करना है। हमारे एक भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, हमारी आज़ादी में हमारी भाग है, हम पूरी तरह से देश को समझते हैं, हमारे इस पार्टी में सबका समन्वय है, सबको अपनी-अपनी बात रखने का अधिकार है,
चाहे वो एमपीज हो या आला दर्जा का सबसे एक छोटा सा कार्यकर्ता मेरे जैसा हो। तो एक जहाँ हमारे यहाँ जी संविधान है, तो इसलिए जो भी जो पार्टी होती है, जो संविधान होता है, अपनी बात रखने की बात होती है। उन्होंने बहुत ही बात उन्होंने क्या कहा कि हमें अपने जो पार्टी में अपने को आगे मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है, अपने को पूरे प्रदेश में रखना है, क्योंकि अभी भारत में हमारी पार्टी देश की सबसे बड़ी दूसरी बड़ी पार्टी में से आती है। और ज़ाहिर है हम अपने लोगों को जो हम अपने लोगों का विस्तार करें, हमारे संगठनों पे ध्यान दें, अपने कार्यकर्ताओं पे ध्यान दें, हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ें और अपने पार्टी को जहाँ तक हो सके वहाँ मजबूत करने, ये हमारा हर का मेरा भी एक राय होता है, हमारे पार्टी का भी राय होता है। और गठबंधन जब इलेक्शन होता है, उसके वक़्त में उस वक़्त होता है कि हमें किस तरह से इलेक्शन लड़ने। तो इस दो बिल्कुल। इलेक्शंस के बीच में किसी राज्य में हर पार्टी का अपना अधिकार है, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। अपने को विस्तार करने का उसका हक है, अपने के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, उसको दुरुस्त करने का हक है, आपको मजबूत करने का हक है, जनता के सवालों को उठाने का हक है, जनता को देखते हुए, देश को देखते हुए उसको फैसला अपने जितने भी मैनिफेस्टो है, उसकी विचारधारा है, उसको बनाने का हक है। तो वही हम उन्होंने कहा है इस बात को कि ज़ाहिर है अगर हमारा बिहार में हम बहुत दिनों से सत्ता में नहीं है, तो हमें इस तरह का जो है स्टेप्स लेना चाहिए, कार्य लेना चाहिए जिससे कि हम हमारी पार्टी मजबूत हो, हम जनता की बातों को अच्छे से उठा सकें, हम अपनी सरकार बना सकें, संगठन मजबूत कर सकें, हम कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें, सीधा संवाद कर सकें। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो बातें कही हैं, वो बहुत ज़िम्मेदारी से बातें कही, कोई ऐसी बातें नहीं कही कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बातें हो रही हैं या इंडिया गठबंधन से हाथ छोड़ने की बातें या आरजेडी के साथ रिश्ता तोड़ने की बातें। उन्होंने अपनी ज़ाहिर है हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इलेक्शन से पहले हम जो सीटों का बँटवारा करें, शेयरिंग का बँटवारा करें, तो अजीब-सी बात होगी। पहले से अगर शेयरिंग का फ़ॉर्मूला तय हो जाता है, कितनी-कितनी सीटें मिलेगी, कहाँ-कहाँ सीटें मिलेगी, तो तैयारी भी आसानी जी हो जाती है, संगठन में मैसेजिंग आसानी से हो जाता है, कैंडिडेट का सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इसी बात को अपनी अपनी बातों से दोहराने की बात करी। यहाँ किसी बात को चलिए ठीक लेकर है। के कहीं भी इंडिया जी गठबंधन को तोड़ने की या कमज़ोर करने की बातें नहीं हो रही है। चलिए ठीक है हसनैन जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी सुमित शशांक जी का। सुमित जी, क्या लगता है आपको जी महागठबंधन में संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्या? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबा, जो आपने मुझे जी न्यूज़ 24 के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देश की जो राजनीतिक संरचना है वो समावेशी संरचना है। अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का ही नारा क्यों है? ये सभी दलों का नारा होना चाहिए। और दुर्भाग्यवश ये सारी बातें जो हैं, जो विभिन्न दल हैं, खास करके इंडी गठबंधन के जो दल हैं, वो इन चीजों को भूल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन चीजों को संभाल के रखा। राहुल गांधी जी पर से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनका ही विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस में जो बहुत अरसे से, लंबे अरसे से जिन लोगों ने कांग्रेस को सजाने-संवारने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, वैसे लोग भी कहीं न कहीं राहुल गांधी जी पर विश्वास नहीं रखते हैं। राहुल गांधी जी और खास करके इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, खास करके इंडी गठबंधन में जो विभिन्न दल हैं, वो भी मानते हैं कि देश में एक ऐसा तबका है जिसको कहीं न कहीं रोजगार से जोड़ने के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए वेल्थ क्रिएटर की आवश्यकता होती है। और वेल्थ क्रिएटर को लगातार राहुल गांधी जी लगातार गाली देते हैं, लगातार अपशब्द बोलते हैं, लगातार उसको डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं, जिससे कहीं न कहीं आपसी वैमनस्यता के भाव इंडी गठबंधन के अंतर्गत व्याप्त हो चुका है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व कौशल पे पूरे इंडी गठबंधन को भरोसा जो है वो समाप्त हो चुका है। इसी कारण से आप देखेंगे कि विभिन्न राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश में भी कुछ दिन पहले हमने देखा, दिल्ली में भी मैं राहुल गांधी जी के ही भाषण को कोट करूंगा कि एक तरफ जब पूरी परिवारवाद की एक मंडली एकत्रित थी, दिल्ली में आप देखेंगे कि सोनिया गांधी जी भी वहां उपस्थित थी एक मंच पे, और बाद में केजरीवाल जी अलग चुनाव लड़ते हैं, उनके साथ में उत्तर प्रदेश का एक दल जो है सपा, वो उनके साथ दिखाई देता है। फिर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी उनके साथ दिखाई देती हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जी का एक बयान मैं कोट करूंगा कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि कुछ लोग सीधा वैगनार से मर्सिडीज में चले गए, वैगनार से हेलीकॉप्टर में पहुंच गए। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से विरोधाभास दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि मूलभूत चीजों पर काम करने के बजाय
कांग्रेस पार्टी ने लगातार मुद्दा विहीन राजनीति किया, सामाजिक संरचना को तोड़ने की राजनीति की। और इसके अलावा भी जो समाज की जो संरचना है, जिसमें खास करके जातीय उन्माद फैलाना और जातीय स्तर की बातें करना, जातीय जनगणना की बात बहुत बहुत अच्छी बात हो सकती है उनके लिए, चाहे बाकी और लोगों के लिए भी, लेकिन पहले उनको अपनी भी जाति बतानी चाहिए थी। तो इन सब चीजों पे वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली जो बातें हैं ना, इस कारण से कांग्रेस और जो विभिन्न दल हैं उनके भीतर वैमनस्यता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और ये सारी चीजें आज से नहीं है, ये राहुल गांधी जी का जो परिवार है, खास करके जो परिवार है, उसकी उसकी विरासत है। मैं आपको एक कोट करूंगा, एक जेआरडी टाटा का एक कोट है कि जब कभी भी जेआरडी टाटा ने कहा है कि जब कभी भी मैं नेहरू जी के साथ बैठा करता हूं और नेहरू जी से उद्योग और कृषि से संबंधित उद्योगों की बात करता हूं, तो नेहरू जी किनारे खड़े हो जाते हैं और उठ करके वो खिड़की के पास चले जाते हैं और वो कहते हैं कि यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, आई डोंट बिलीव इन प्रॉफिट। तो मुझे लगता है कि वो दूरदर्शिता उस समय से कहीं ना कहीं इस परिवार में नगण्य थी, जिस कारण जिन जिन चीजों को फुलफिल करने का काम आज चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो मुझे लगता है कि इनको आपसी चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। देश की राजनीति के लिए एक सशक्त, जो मुझे लगता है कि विपक्ष भी आवश्यक है, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। चलिए ठीक है सुमित जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद जी, क्या लगता है गठबंधन बरकरार रहेगा आगे भी, बिहार चुनाव की बात करें तो? प्रमोद जी म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए जी। आप ही के द्वारा म्यूट किया गया था। अच्छा बोलिए, कुछ गलती हो गया होगा। जो आपका सवाल है कि महागठबंधन अटूट रहेगा, तो इसमें कहाँ कोई दो राय आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? कैसे आप लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं? बिहार में जो महागठबंधन है, चाहे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बात कर लीजिए, चाहे जब राहुल गांधी जी भी आए थे बिहार, तो आप लोगों ने देखा था, वो सारे विजुअल जो है आपके सामने हैं। इसमें कहीं से ऐसी कोई बातें दिखाई पड़ती हैं क्या? लेकिन एक जो है, आपने जो आज डिबेट का विषय रखा है कि कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जी ने, तो तारिक अनवर जी ने जो अपने प्रश्न किए हैं वो अपने पार्टी के सुप्रीमो से किए हैं, और वो उनका अपना चूंकि अंदरूनी मामला है, लेकिन उसके बाद भी तारिक अनवर जी का कई जो है बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो बिहार के संदर्भ में है ही नहीं, और बिहार में महागठबंधन जो है वो महागठबंधन पहले से है, स्वाभाविक रूप से है, 2020 में भी था और 2025 में भी रहेगा, और इस पर जो है हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इसमें तो कोई किंतु परंतु तो है ही नहीं। बात सवाल वो नहीं है, सवाल है कि अभी जो मौजूदा जो व्यवस्था है, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, हम लोग तमाम विपक्ष के लोग जो है उन तमाम ज्वलंत समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बिहार के जनभावना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बिहार की जनता की समस्याओं के निराकरण की दिशा में हम लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ रहे हैं। उसके चलते जो है एनडीए में बौखलाहट है, और हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एनडीए में आप देख लीजिए ना, देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यक्रम होता है, तो उसमें उप मुख्यमंत्री किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब अमित शाह जी से एक प्रश्न पूछा जाता है, तब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो ये लोग चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये तो बड़ा सवाल तो उनके तरफ है, उनके बीच में है कि जिसके साथ वो रहते हैं उसी को वो निगलने का प्रयास करते हैं, उसी को विभक्त करने का प्रयास करते हैं, उसी को अपने पाले में मिलाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए में ठीक नहीं है। हमारा जो महागठबंधन है पहले से ज्यादा, पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, और शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तो प्रमोद जी का रुख करेंगे फिर। तब तक सीधा रुख करना चाहूंगी मोहन कुमार जी का, वरिष्ठ पत्रकार। मोहन जी, क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है और इस तरह की बयानबाजियां हो रही है, गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला? देखिए सपा जी, अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो कांग्रेस सांसद निश्चित ही काफी अनुभवी है और अच्छा
लंबा इतिहास रहा है उनके संसदीय जीवन का, इसलिए अनुभव तो है ही, और अनुभव के आधार पर कुछ कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस रिजल्ट के बाद जो अभी दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट हुआ है और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव का रिजल्ट हुआ है, इस रिजल्ट के बाद खासे एक गठबंधन जो है काफी उत्साह में है, तो वहीं दूसरा गठबंधन की तरफ मायूसी है। और इसको कहीं न कहीं इस बात से लोग जोड़कर देख रहे हैं कि कहीं न कहीं बिखराव ही इसका कारण बनते जा रहा है। आप देख रहे हैं उधर कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आ रहा है कि इंडिया ब्लॉक अस्तित्व में है भी कि नहीं है, यह स्पष्ट करें। उनके एक गठबंधन के साथी संजय राउत जी का बयान आ रहा है। ऐसे स्थिति में इनका यह बयान है तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट करने की दिशा में जो है यह दिया गया बयान है कि आप स्पष्ट करें कि आप एकला चल रहे हैं, एकला भी चल रहे हैं, तो उसकी भी एक रणनीति होनी चाहिए। और खास करके चूंकि ये सांसद तारिक अनवर साहब बिहार से सांसद है, बिहार में अभी हालिया दो पे यात्राएं हुई है राहुल गांधी जी की, और आपने देखा होगा, आप सभी ने देखा है, अपने चैनल पर अपने दर्शकों को भी दिखलाया है कि राहुल गांधी की सभा में कुर्सियां लगी हुई है और कुर्सी पर एक भी व्यक्ति बैठे हुए नहीं है। तो इस तरह की स्थिति को देख करके चूंकि कहीं ना कहीं गठबंधन की उदासीनता दिख रही है, तो इस पर उन्होंने ऐसा सवाल किया है कि नेतृत्व तो स्पष्ट करे कि हम एकला चल रहे हैं या गठबंधन के साथ चल रहे हैं, कोई एक नीति तो स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसे में उनकी चिंता भी जायज है और इसी चिंता के तहत उन्होंने यह सवाल किया है। आगे नेतृत्व को निर्णय लेना है, वो क्या करते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है बिहार में, और बिहार देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। जी चलिए ठीक है मोहन जी, फिर आपका रुख करेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, आखिर बिहार की सियासत में चल क्या रहा है? देखिए सभा, दिल्ली चुनाव नतीजे के बाद एक काफी जो चर्चा चल रहा है, तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चा मेरी हार के हैं। भले ही बीजेपी वहां से जीती हुई, लेकिन कांग्रेस को 0 सीट आने के बाद भी वो चर्चा में है, सुर्खियों में है, और कांग्रेस कार्यकर्ता भी खुश हैं। और उसकी वजह यह है कि वो बार बार अपने गठबंधन के सहयोगी दलों को बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर हम हैं तो गठबंधन है, और गठबंधन में अगर हमें दरकिनार किया गया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो हरियाणा के चुनाव नतीजे को ले ले या फिर दिल्ली के चुनाव नतीजे को ले ले। और यही बात बिहार को लेकर आ रहा है। तारिक अनवर साहब का एक लंबा संसदीय जीवन रहा है, अभी भी वो सांसद वहां से हैं, कटिहार से सांसद है, और जो उन्होंने कहा है, भले ही उनका आशय जुड़ा, लेकिन कहीं न कहीं ये बिहार से जुड़ा हुआ दिखता है। बिहार में कांग्रेस की स्थिति को देखिए तो 1990 के बाद से ये सत्ता से जो बाहर हुई है, उसके बाद से वो पैट लिस्ट की दोबारा वापस नहीं लौटी है, जो 1990 के पहले ये सत्ता में रहते हुए जो सत्ता में इनकी पकड़ जो थी। और इसका कारण है, देखिए अगर हम बात करें, भले ही तारिक अनवर की ये इशारा इस बात को लेकर हो कि वो अकेले गठबंधन से अलग निकलकर एक अलग ढंग से चुनाव लड़ा जाए और अकेले चुनाव लड़ा जाए, ये बातें कई तौर पे होती भी आ रही थी और पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी हो रही थी। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति बिहार में हो गई है, उसमें ये कहीं कतई ये संभव नहीं लगता है कि कांग्रेस अब जिस गठबंधन में है उसे छोड़कर वो आगे की राजनीति करेगी। इसका एक कारण भी है। कारण यह है कि देखिए 2000 अगर हम 10 की बात करें तो 2010 में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। टोटल 243 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और 243 सीटों में सिर्फ उन्हें जीत कर कितनी आई थी? 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उससे पहले 2005 के चुनाव में 51 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 9 सीटें जीत कर आई थी। लेकिन उसके बाद 2015 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2015 में जब गठबंधन में वो शामिल हुई और उसके बाद 41 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और 27 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। तो आप देखिए कि अकेले चुनाव लड़ने के बाद 2010 में जहां पे 243 में से 4 सीटें जीती, वहीं महागठबंधन में रहते हुए आरजेडी के साथ जब चुनाव लड़ी 2015 में तो 41 सीटों में से 27 सीटें हासिल हुई थी। वहीं 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पे चुनाव उम्मीदवार उतारे थे और 19 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। तो ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस में अब जो स्थिति है वो अकेले चुनाव लड़ने की नहीं है, चाहे उसको लेके कितना भी आत्ममंथन करे, चिंतन करे, क्योंकि जो समीकरण बैठे हैं, जो गठबंधन का जो उनका समीकरण बैठा है वो उनके से कांग्रेस के आरजेडी के साथ उनकी मुठभेड़ बैठती है, जो समीकरण है। अब इसमें यह है कि ये सवाल कई बार उठते हैं कि कांग्रेस अपना अलग राह क्यों नहीं अपना रही है, कहीं ना कहीं नुकसान। और जिस तरीके से देखिए दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आया था, उन्होंने आरजेडी को नसीहत दी थी कि कांग्रेस उनके जो वोट बैंक है उन्हें खत्म कर रही है।
जो बात दिल्ली में आपको लेके हुआ था। तो ये चीजें अब फिर से एक बार उभार मारने लगी हैं और एक सप्ताह के अंदर राहुल गांधी के 2 बार आने के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश हाई है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ा है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का पिछले साल अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के पहले जो उनकी यात्रा हुई थी वो भी बिहार से 2 फेज में होके गुजरी थी और दोनों फेज में कई जिलों को कवर किया था। हालांकि हम देखें तो लोकसभा अगर चुनाव के नतीजों को देखें तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उन्हें मिला था, क्योंकि औरंगाबाद से लेकर आगे की जीत, औरंगाबाद में महागठबंधन की जीत हुई थी, काराकाट में महागठबंधन की जीत हुई थी, सासाराम में महागठबंधन की जीत हुई थी और रामगढ़ जो बक्सर सीट पे उनको फायदा मिला था। तो इसका फायदा भी मिला था। तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी 2020 वाली स्थिति में नहीं है, कहीं ना कहीं उनका आत्मबल बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात होगी। देखिए 2020 में जब चुनाव नतीजे आए थे और 70 सीटों में जब 19 उनके एमएलए जीत के आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी के कई बड़े नेताओं का बयान आया था। तेजस्वी यादव ने भी एक बार कहा था कि अगर हम सत्ता से दूर रह गए तो उसकी वजह कांग्रेस थी। 70 सीटों में से सिर्फ 19 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी और थोड़े मार्जिन से वो सत्ता से दूर रह गए थे। तो इस बार भी ये चल रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान भी आ रहा है कि हम 70 सीटों पर लड़ेंगे, जो ये है। तो अभी हालांकि सीटों को लेकर कोई बातचीत अभी किसी गठबंधन में नहीं, चाहे वो हम एनडीए की बात करें चाहे महागठबंधन की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो 70 सीट का फिगर है, तो लोकसभा चुनाव के समय भी हमने देखा था कि किस तरीके से सीटों को लेकर घालमेल को लेकर उहापोह की स्थिति बनी और अंतिम समय में जाकर ये सीट फाइनल हो गया। किस 6 से 7 सीटों पे कांग्रेस उम्मीदवार खड़े हुए थे। तो ये स्थिति है और ये जो तारिक अनवर का बयान है, भले ही इसका आशय वो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है और बिहार कांग्रेस की स्थिति को बयान भी करता है। चलिए ठीक है अमिताभ जी, फिर आप रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद जी, मैं आपको सुन रही थी, आपको तो कांग्रेस पे इतना भरोसा है, शायद जितना कांग्रेस में जो लोग हैं, जो नेता है, उनको भी ना। आप कह रहे थे कि गठबंधन बरकरार रहेगा, आगे भी कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जिस तरह से ये सवाल पूछा जा रहा है वो भी गठबंधन को लेके, तो ये सवाल तो खड़े करेगा ही ना, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को ही नहीं पता है कि गठबंधन बरकरार रहने वाला है या नहीं। कहीं ना कहीं साफ नहीं हो पाया, ये साफ जाहिर हो रहा है। देखिए सवा जी, आप जो सवाल कर रहे हैं, आप लोग जो सवाल कर रहे हैं वो कौन लोग सवाल कर रहे हैं? क्या जो महागठबंधन दल में शामिल मतलब महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं, क्या उनके शीर्ष नेतृत्व जो अधिकृत हैं महागठबंधन पर जो निर्णय लेने के लिए, उनके तरफ से यह बयान आया है? अगर ये बयान उनके तरफ से आया होता तो उस पर कोई बातें होती, लेकिन जब जो है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी कह चुके हैं कि बिहार में जो महागठबंधन का स्वरूप पहले था वो है, राहुल गांधी जी भी पिछले बार आए थे, आपने देखा था, सारे विजुअल सबके सामने हैं, इसके बाद भी कुछ कहने के लिए रह जाता है क्या? और मैंने तो पहले ही अपने उद्बोधन में कहा कि तारिक अनवर जी कांग्रेस के सांसद हैं और उनका अपने सुप्रीमो से जो है, अपने पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन जो है जो भी मान लीजिए उन्होंने जो पूछा है या जो, तो उस पर उनका वो अंदरूनी मामला है, उस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारे महागठबंधन में जितने भी दल हैं शामिल जो हैं, उनके अगर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अगर कोई बयान आता तब उस पर हम कुछ प्रतिक्रिया देते, लेकिन अभी जो है महागठबंधन लेकिन प्रमोद जी एक बात तो बिल्कुल साफ दिख रही है ना, जिस तरीके से एनडीए की गठबंधन की अगर हम बात करें तो उनका 2 फेज बीत चुका, तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है। तमाम गठबंधन में शामिल दलों का साझा हर जिलों में कार्यक्रम शुरू हो रहा है, उनका साझा कैंपेनिंग शुरू हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में तो ऐसी कोई कैंपेनिंग नहीं दिख रही है। आप अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, कांग्रेस के अलग उनका कार्यक्रम चल रहा है। पटना में जब राहुल गांधी का कार्यक्रम होता है उसी दिन आपका राष्ट्रीय महाधिवेशन होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो दूसरे गठबंधन में दिख रहा है वो आपके अभी तो नहीं दिख रहा है, तो सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल साफ तौर पे एकजुटता की कमी दिखाई दे रही है। अमिताभ जी, आपके प्रश्नों का हम एक एक करके जवाब दे देते हैं। आप जो कह रहे हैं कि जिस दिन राहुल गांधी जी आते हैं उसी दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो है हमारा बैठक हो जाता है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक 19 सितंबर 2024 से जो हमारा शुरुआत हुआ, सदस्यता अभियान की जो शुरुआत हुई है, उसके बाद ही उसको रख लिया गया था।
और राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम होता है किसी कांग्रेस के द्वारा उस दिन नहीं बुलाया गया था, ये आपको भी पता है। तो अलग अलग मान लीजिए जो एनजीओ के द्वारा उनका कार्यक्रम लिया गया है तो वो हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी होटल मोरिया में उनसे मिले, दोनों में बातें हुई, फिर 10 सर्कुलर में राहुल गांधी जी आए, वो सारी बातें सबके सामने है। तो इसके बाद तो कहीं कोई बात नहीं रह जाती है। रहा सवाल, आपने कहा कि गठबंधन में 2 चरण का जो है ये लोग मिल करके जो घूम रहे हैं जिला वाइज, देखिए हमारा जो गठबंधन है वो दिलों का गठबंधन है, हाँ जो है विचारों का गठबंधन है। और इनके यहाँ विचार कहाँ है, इनके यहाँ तो साथ में भले पब्लिक को दिखलाने के लिए, जनता को दिखलाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए एक साथ घूम रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो वही अपने सहयोगी दलों को ही किसी तरीके से तोड़ करके अपने पाले में करने का काम करेंगे। कई राज्य इसका उदाहरण है, और बिहार में भी आपने देखा कि कैसे पशुपति पारस जी को इन लोगों ने किनारे करने का काम किया है। ये बोलने वाली तो बात है नहीं, तो कहीं ना कहीं उनके भीतर में भले वो दिखलाने का प्रयास जो कर ले, लेकिन उनके भीतर में दिलों का गठबंधन तो है नहीं, कोई विचारों का गठबंधन तो है नहीं। चलिए ठीक है, सुमित जी को जवाब दे देते हैं। सुमित जी को जवाब देने दीजिए। जी अमिताभ जी, प्रमोद जी जो जी हाँ बताइए। देखिए अमिताभ जी, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको कि देखिए देश की जो राजनीतिक संरचना, खास करके जो सामाजिक और राजनीतिक संरचना है, इसका मूल तत्व टिका होता है आर्थिक संरचना पे, और उस आर्थिक संरचना के लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हुई है कांग्रेस। इस बात को पूरी अच्छे तरीके से जो भी इंडी गठबंधन के साथ रहने वाले जो दल हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। प्रमोद सिन्हा जी को विषय जो है वो विषय की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पर बार बार चले आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसके विषय में ये बता रहे हैं। लेकिन मैं दोनों ही विषयों पर इनका जवाब भी दूंगा और दोनों ही विषयों पर बताऊंगा। देखिए मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि विगत कुछ वर्षों में आपने देखा कि किस तरीके से इंडी गठबंधन उस समय जो महागठबंधन के रूप में था उसको सत्ता से बेदखल करने का काम देश की जनता ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, जब हम नल जल और शौचालय की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि देखो ये नल जल और शौचालय की बात कर रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी जो चीजें थी, क्या ये कांग्रेस नहीं दे सकती थी? क्या इंडी गठबंधन के लोग दे नहीं सकते थे क्या? लेकिन आज इन चीजों को देने का भी काम हमने किया। वर्षों तक कहीं ना कहीं इंतजार किन लोगों ने करवाया? तो इंडी गठबंधन के लोगों ने करवाया। राहुल गांधी जी सदन में बैठ करके जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे चाइना के प्रवक्ता की तरह, और खास करके अपनी माँ, अपने दादी और अपने पिताजी के द्वारा किए गए कार्यों को भी उन्होंने, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ये भावावेश में बह जाते हैं, और इनको जो राजनीति का जो एबीसीडी जिसको कहते हैं ना, उसकी भी समझ नहीं है। मैं तो स्पष्ट रूप से मानूंगा कि प्रमोद सिन्हा जी के पार्टी में एक नेता है, तेजस्वी जी के बड़े वाले जो भाई हैं, वो भी अकल में राहुल गांधी जी से थोड़े ज्यादा अच्छे होंगे। अमिताभ जी व्यक्तिगत कहाँ है? अमिताभ जी ये व्यक्तिगत कहाँ है? अमिताभ जी व्यक्तिगत कहाँ है? गठबंधन को लेके सवाल बिहार के गठबंधन को कैसे छोड़ दिए? चलिए ठीक है, हम लोग कैसर नहीं हम कैसर जी से जाएंगे। कैसर जी, आपने प्रमोद जी को भी सुना, सुमित जी को भी सुना, और मेरा जो सवाल है, क्या बिहार में कांग्रेस इस हैसियत में है कि अकेले वो विधानसभा चुनाव लड़ सकती है? म्यूट पे हैं आप। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यही सवाल जो है दिल्ली में भी जब हमने अकेले लड़ना शुरू कर दिया, प्रश्न क्या कांग्रेस स्थिति में है कि इलेक्शन जो है दिल्ली में लड़ सकती है। देखिए कोई भी पार्टी जो है बहुत समय तक अगर पूरी तरह से जो है अपनी विधानसभाओं में इलेक्शन या पूरी सीटों पे नहीं लड़ती तो थोड़ी कमजोर होती है, उनका वोट प्रतिशत कम होता है। लेकिन ऐसा कहना कि अब एक स्थिति में नहीं, हम स्थिति पैदा की जाती है, स्थिति बनाई जाती है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हम पूरे विधानसभाओं में इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और हमारे जो सेकंड भी मजबूत होंगे, हमारे घर का भी होंगे और हम लड़ने की स्थिति में भी हैं। लेकिन क्योंकि हमें एक इंडिया गठबंधन या बिहार में जो महागठबंधन है उसको एक जो उसका धर्म जो है बनता है, उसको हम निभाने की कोशिश में हम जगह पूरी अपना
वो चीज को बढ़ाते नहीं है, क्योंकि अभी देखिए ये जाहिर है तारिक अनवर साहब ने जो कहा है वो अपने पार्टी के अंदर है, जाहिर स्पष्टता होनी चाहिए, क्लीननेस हो चाहिए, जिससे कि हम आगे की रणनीति तय कर सके। ये जाहिर है ये हमारे लोगों के बीच में होना चाहिए, हम इसको समझे, और इस बात का विषय हमारे हर लोग उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि अपने संगठनों पे ध्यान सके, ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दे सके, कार्यकर्ताओं को मजबूत कर सके। तो हम जो अगर ये प्रश्न आप कहते हैं कि हम अभी हम पूरी तरह से तैयार, जब भी चाहे हम लड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि महागठबंधन का धर्म है, उसका हमें निभाना होता है, इसलिए हम अभी इस चीज को ज्यादा केंद्रित रखते हैं। और हमारा जो गठबंधन है, इंडिया के गठबंधन या महागठबंधन बिहार में जो है आरजेडी के साथ या दूसरे पार्टियों के साथ बहुत मजबूत है, और हम उस पर विचार पर लड़ेंगे, जाहिर है। हाँ, अगर जिस दिन अगर कुछ इस बात की अनबन होगी तो हम उसका भी रास्ता तैयार रखते हैं। एक और चीज हम कहना चाह रहे थे, थोड़ा सा इस विषय से थोड़ा सा विषय के, सुमित जी जो है बीजेपी के जो प्रवक्ता है, बार बार आर्थिक आर्थिक आर्थिक, अरे भाई ऐसे बोलने से पहले कुछ अपने ही डाटा को देख लिया करें। कल के इंडियन एक्सप्रेस में जो इनका छपा है महाराष्ट्र में, ये दूसरी बार सरकार दोहरा रहे हैं, पिछली बार भी इनकी सरकार थी, इसके पहले भी सरकार थी, फिर अभी सरकार बनाए, अभी इन्होंने जो है वित्तीय संकट 2 लाख करोड़ का इन्होंने दिखाया है। ये कैसा इनका वित्तीय संगठन है जरा सा बता दे। ये मैं नहीं कर रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस में कल छपा है। छोटा सा जो है मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, जो महाराष्ट्र सरकार वहां के बूढ़ों को सिर्फ 30 करोड़ का बजट होता था, उसको खत्म कर दिया है। ये कैसा इनका वित्त संकट है। शिव भोजन थाली जो 800 करोड़ का था, उसको इन्होंने खत्म कर दी। ये कैसा वित्तीय संकट है, इनका कैसा संगठन है। आनंद चाय सीधा प्रकरण जो 500 करोड़ का, जिसमें गरीबों को त्योहार के समय में कच्चा दाना दिया जाता था, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। अन्नपूर्ण योजना जो 1500 करोड़ का, उसको आंशिक रूप में कर दिया है। बिजली विभाग का जो किसानों का ऊपर जो कर्ज था बिजली का 5000 करोड़ था, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। भाई हमसे नहीं हो सकता, वित्तीय संकट नहीं है। अच्छा, लड़कियों के कौशल के लिए था जो योजना है, उसको भी इनको खत्म कर दिया। और सुनिए, आम जनता के लिए जो इनकी जो आर्थिक स्थिति, वो तो अगर डिबेट होता है तो उसपे हमको बहुत अच्छे से इनको देते हैं, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज्यादा बोल रहे थे तब इनको देते हैं। खजाना जो है, सर मुझे मुकम्मल करिए, बहुत ज्यादा ये बोल रहे थे इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। खजाना जो है आम जनता के लिए बंद हो जाता है। जो 30 करोड़ का, सोच लीजिए 30 करोड़ की क्या अहमियत है एक सरकार के लिए, महाराष्ट्र जैसे राष्ट्र में, समझे, वो बंद हो जाती है। लेकिन वहीं पे जो अडानी जी हैं या जेएसडब्ल्यू, बहुत नाम ले रहे थे अभी इन लोगों का, जिसका जो 1,30,000 करोड़ का जो योजना को उन्होंने लाभान्वित किया, उनको खत्म किया। 83 करोड़ सीधे 8300 करोड़ सिर्फ अडानी जी को दिया है। जेएसडब्ल्यू को 30,000 करोड़ रुपया दिया है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र को सुनना पड़ेगा। जब इन्होंने बहुत आर्थिक बातें कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, बहुत ज्यादा आरोप नहीं, आरोप जब लगा था उसको सुनना पड़ेगा। आरोप लगाने जब इस बात को छेड़े तो सुनिए, मैं बिहार के विषय पे आपने एक बड़ी बात कही कि हम सभी सीटों पे तैयार हैं। दिल्ली में भी यही कहा जा रहा था, लेकिन हम सभी सीटों पे चुनाव लड़े हैं। प्रमोद सिन्हा जी, आपने सुना कैसर जी ने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि हर सीटों पे हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, भले ही दिल्ली की तरह हारो, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस इस बात को आलाकमान मांग रहा है कि हमारा वोट प्रतिशत दिल्ली में पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार उनका बढ़ा है। तो इस वो जो बता रहे हैं, देखिए समय क्या होगा ना, जैसे ममता बनर्जी ने कहा, उनका कल बयान आया कि भले ही इंडिया गठबंधन की बात अलग हो, लेकिन हम पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे सभी सीटों पर। तो क्या बिहार में भी इस तरह का संभव है क्या? ये प्रश्न मुझसे है, प्रमोद जी से। देखिए अमिताभ जी, इस प्रकार के प्रश्नों का अभी तो कोई औचित्य ही नहीं है। जब महागठबंधन के जो भी शीर्ष नेतृत्व है महागठबंधन दल के, वो तमाम लोग जो है जब महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं, तो उसके बाद तो ये बचता ही नहीं है। लेकिन जो भी पार्टी है, मान लीजिए, वो तो अपने विधानसभा में या जो क्षेत्र है, जो मतलब बिहार में जो 243 विधानसभा क्षेत्र है, तो सभी क्षेत्रों को देखते हुए अपने पार्टी को, संगठन को तो वहां मजबूत करेंगे ही करेंगे। चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, या जब हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे तभी तो वहां पे ताकत दिखेगी ना। जब सभी लोग मजबूत होंगे तभी तो हम लोगों की ताकत वहां पर 243 विधानसभा में दिखेगा। और इसी की तैयारी हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग मजबूती से जो है, महागठबंधन जो दल है वो मजबूती से चुनाव में लड़ेंगे। और इस बार बिहार से विदाई तय है एनडीए की, ये बात मान लीजिए।
चलिए मोहन जी, अब समय की कमी है, इसलिए जल्दी से सब लोग के पास आ जाएंगे। मोहन जी, आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार चुनाव में और तारिक अनवर के बयान के बाद जो स्थिति बनी है और कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसको लेकर क्या इस बार स्थिति हो सकती है? देखिए अमिताभ जी, अगर बिहार चुनावी वर्ष में है और चुनाव पूर्व जिस चिंता को जाहिर करते हुए कांग्रेस सांसद ने बयान दिया है, तो कहीं न कहीं यह चिंताजनक बात तो है ही, और इस पर नेतृत्व को सोचना भी चाहिए। अभी चुनावी वर्ष में आप देख रहे होंगे कि बिहार में अकेले चुनाव कांग्रेस लड़ी थी 2010 में, वोट परसेंटेज बढ़ा था, लेकिन उसके लिए उनकी तैयारी 2 साल पहले थी। याद होगा उस समय महबूब अली कैसर साहब का नेतृत्व था और अच्छा खासा अचीव किया। तो इस पर अभी जो वर्तमान स्थिति है, जैसे अब देख रहे हैं कि सभी प्रवक्ताओं ने कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि अलायंस पार्टनर का जब भी कोई बड़ा इधर मूव करता है तो सभी लोग उसके इस्तेमाल के लिए मौजूद होते हैं, सभी स्वागत में खड़े होते हैं और कहीं न कहीं उनके कार्यक्रम की तैयारी में पूरी तरीके से लगे होते हैं। आप देख रहे होंगे देखिए मोहन जी, परफॉर्मेंस जो है एनडीए गठबंधन में देखा जाए और कुछ तकनीकी समस्या या आवाज इको हो रहा है। स्वाभाविक है कि चिंता जो है सभी लोगों की है। अभी ममता बनर्जी जी का भी बयान आया है, 2026 में उनके यहाँ भी चुनाव है, उनका बयान आया है कि कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए परंतु बंगाल में उनका कुछ नहीं है। तो इस तरह के बयान के बाद निश्चित तौर पर जो कांग्रेस चिंतक है और कांग्रेस के लीडर है, चूंकि सीनियर लीडर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें जानता हूँ और आप भी जानते हैं चूंकि वो अरवल के रहने वाले हैं, उनकी थिंकिंग ही कांग्रेस में रही है और भले ही कुछ दिनों के लिए इधर उधर चले गए थे वो, लेकिन लंबा इतिहास रहा है संसदीय जीवन का, इस नाते उनका सोचना जायज है और निश्चित तौर पर उनकी इस चिंता पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए, तभी जो है कांग्रेस का भला हो सकेगा। चलिए अब लास्ट का हम 1-1 मिनट चाहेंगे कि सबसे पहले सुमित जी बोले, उसके बाद फिर हम कैसर साहब के पास वाइंडिंग करेंगे। देखिए सुमित जी, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की तैयारियां आपका शुरू हो चुकी हैं, आप चुनावी मूड में आ चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में इस तरह की स्थिति नहीं दिख रही है, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग अपना एजेंडा पे काम चल रहा है। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन है वो नैसर्गिक गठबंधन है। हम आम जनता के लिए सिर्फ तैयारियां ही नहीं शुरू हुई हैं, हम लगातार तैयार रहते हैं। क्यों तैयार रहते हैं? क्योंकि हम जमीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, हम लोगों की मूलभूत भावनाओं को समझते हैं और कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, ठेला चलाने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं और मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उद्योग धंधों से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी के लिए काम करते हैं, उनके बच्चों की उचित शिक्षा दीक्षा के लिए लगातार काम करते हैं। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बताऊंगा कि इंडी गठबंधन जो है उसमें खास करके कांग्रेस पार्टी के विषय में अगर थोड़ा डेप्थ आप समझेंगे तो इसमें एक अंतर्द्वंद की स्थिति भी चल रही है। खास करके कौन बनेगा कांग्रेस का मुखिया, इस पर लड़ाई चल रही है। जो भी बड़े नेता हैं वो लगातार बयान दे करके अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं, इसी कारण से ये लड़ाई चल रही है। राजद में भी स्थिति कमोबेश यही है, क्योंकि अभी राजद में तेजस्वी जी ने अपने एक प्यादे को आगे बढ़ाया कि तुम जो बोलता नहीं था, हरियाणा का एक उनका प्यादा है वो बोलता नहीं था, उस प्यादे को उन्होंने आगे बढ़ाया कि अब उनका प्यादा भी बोलेगा, वो तेज प्रताप जी के आगे खड़ा रहेगा, बाकी लोग पूरे परिवार के लोग उनके पीछे खड़े रहेंगे। तो ये स्थिति है। अब रही बात की तारिक जी आरोप लगा रहे थे, तो मैं सिर्फ एक लाइन में समाप्त करूंगा कि ये कह रहे थे कि सुमित जी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अगर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा तो आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे क्या? ये भी मैं पूछना चाहता हूं ना। लेकिन अब बात मैं सिर्फ एक लाइन में समाप्त करता हूं कि हमने क्या किया, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से हमने उस वंचित तबके को कहीं ना कहीं उसका भी वैक्सीनाइजेशन कराने का काम किया जिसको इन लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत उस तबके का इलाज कराने का काम किया जिसका इलाज सिंगापुर में, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था, उसका भी इलाज कराने का काम हमने किया। और हमने मातृत्व वंदन योजना के तहत देश भर में जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमने सड़कों का जाल बिछाया है। हमारी वो कहानी नहीं थी, हमारी वो कहानी, अमिताभ जी एक सेकंड, अमिताभ जी हमारी वो कहानी नहीं है, हमारी वो कहानी नहीं है कि अपराधी जो है वो भाग जाएंगे अगर सड़क बना दिया जाएगा। ये लालू जी की तरह हम लोग नहीं बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि देश का जो रोल मॉडल है वो रोल मॉडल मेक इन इंडिया का है, और जो लोग देश के सदन में खड़े होकर मेक इन इंडिया को गाली देते हैं, चीन के प्रवक्ता बने रहते हैं, उनके
प्रवक्ताओं को कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है राष्ट्रभक्ति की भावना को पुनर्जागृत करना चाहिए। अगर राष्ट्रभक्ति नहीं है तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है इस देश का कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं में राष्ट्रभक्ति समाप्त हो चुकी है। 1 मिनट प्रमोद जी, उसके बाद फिर हम कैसर जी के बैंडिंग करेंगे। प्रमोद जी 1 मिनट में अपनी बात। देखिए सुमित जी अभी बोल रहे थे कि हम मुद्दों की बात करते हैं, बिहार में जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर ये लोग कभी बात नहीं करेंगे। बिहार की जनता जिन प्रमोद जी बता सकता हूं मैं, प्रत्येक दिन 2-4 हो रहे हैं, तो बताइए ना कि बदस्तूर पलायन क्यों जारी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जो है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या गरीबी उन्मूलन की बात हो, उसमें बिहार क्यों अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। आप लोग 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। प्रमोद जी सुनिए, कैसर जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आप चुनावी मूड में जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपके संगठन में चुनाव नहीं हुए हैं, जो संगठित चुनाव जो प्रदर्शन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो और ये व्यक्तिगत ऐसी स्थिति में कैसे आगे आ आते हैं। अमिताभ जी आवाज एकदम साफ नहीं आ रही है। नहीं सुमित जी प्रमोद जी कृपया लास्ट हम बाइंडिंग कर रहे हैं, समय की कमी है। कैसर जी आपसे है कि अमिताभ जी को पहले आपको देखना चाहिए था ना कि जब ये 2 मिनट 3 मिनट लगातार बोले जा रहे थे तो इनको रोकना चाहिए था ना। उसके बाद अगर वो बोले हैं तो जवाब देने के लिए किया जाए क्या? प्रमोद जी अगले डिबेट में आएंगे, सुमित जी अगले डिबेट में आएंगे। कैसर जी नहीं विरोध करिए ना। अरे जनता के मुद्दों पर बात कर लीजिए ना। जनता के मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों जनता की समस्याएं 20 सालों में भी वही बदस्तूर जारी है? क्यों पलायन बदस्तूर जारी है, ये बताइए ना। तो म्यूट कीजिए इन लोगों को। आखिरी कमेंट लेने दीजिए। अरे हमको आखिरी कमेंट लेने दीजिए, कैसर जी हैं। देखिए हम लोग जो है पूरी तरह से अपनी जो देखिए अभी जो है गठबंधन तो हमारा है ही है, लेकिन हम कोशिशें जो अपनी तरह से हर पार्टी अपनी अपनी कोशिशें कहती है। हम पूरे बिहार में हम लोग दौरा कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी 2 बार आ गए हैं और उन्होंने जो भाषण दिया है, उन्होंने जो अपनी जो एनर्जी दिखाई है, यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश फूंक दिया है, तो हम जो अपने इलेक्शन के मोड में पूरी तरह से आ चुके हैं। हम अपनी तरह से पूरी ताकतें जोड़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम लोग जो बिहार के जो लोग हैं उनके जो मुद्दे हैं, यहाँ की जो हालत है, यहाँ पे जो गुंडाराज जो शुरू हो चुका है, देखते जिसको चाहे मार दे रहा है, जहां चाह रहा है गोली चला दी जा रही है, उन सब चीजों को लेकर के हम विषय को उठा रहे हैं और हम लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जो बीपीएससी का मामला हो, चाहे स्टूडेंट का मामला हो, चाहे आम जनता का मामला हो, चाहे पीडीएस का मामला देख लीजिए, जो पीडीएस में लोग जो है अब इसे बैठे हैं, उन सबको मामलों को हम लोग पूरी तरह से उठा रहे हैं और हम लोग जनता के मुद्दों को आपको ला करके, हाँ अब जो लोग को दिखाई नहीं देता है सवाई अपने अलावा, तो उनको जरूरत है देखने की। हम तो अपना पूरा काम कर रहे हैं और इसी का एक हिस्सा है जो आपने तारिक अनवर साहब ने जो बातें की है कि हमें जो अपने संगठन और अपने पूरी तरह से चीजों को देखना चाहिए, उसी विषय में से एक जुड़ी कड़ी में से एक है जिसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल जब से तारिक अनवर ने ये एक्स पर पोस्ट करके सवाल उठाया है कांग्रेस पर, सियासत बिहार की काफी गर्मा गई है। साथ ही साथ कांग्रेस पर ही कई सवाल उठने लगे हैं और साथ ही साथ गठबंधन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।